नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज के वीडियो में आप सभी के लिए सूचना दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर या कहें एक ही संस्थान के द्वारा दो अलग-अलग गतिविधियों की सूचनाएं आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। और ये सूचना है साहित्य, दर्शन, मिथोलॉजी, रिलीजियस, शोधार्थी विषयों से संबंधित रिसर्चर और टीचर्स के लिए, और बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी सभी ऐसे विद्यार्थी चाहे लड़के हों या लड़की हों, किसी भी भाषा किसी भी राज्य से रखते हो संबंध, उनके लिए ये सूचना है। जैसा कि मैंने बताया, बिना किसी भूमिका के वीडियो शुरू कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, दो महत्वपूर्ण विषय हैं और दोनों में ही आप अलग अलग तरीके से प्रतिभागी भी हो सकते हैं या फिर एक में भी प्रतिभागी हो सकते हैं। तो क्या है नियम, क्या है प्रतियोगिता, क्या है सूचना, और साथ ही साथ आप इसके अंतर्गत अपने शोध आलेख भी भेज सकते हैं। और शोध आलेख के अलावा और भी कई गतिविधियां हैं। तो यह सूचना आपके लिए। नमस्कार और सलाम पुनः आपको। हिंदी विभाग, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय। पहली चीज़, हिंदी विभाग पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित हो रहा है यह कार्यक्रम, और इसकी दिनांक है कार्यक्रम की 25 अक्टूबर 2020। 25 अक्टूबर 2020। पहले बताता हूँ पहली सूचना के विषय में। पहली चीज़, इस विभाग और विश्वविद्यालय के द्वारा एक विषय पर हो रहा है वेबिनार। जी हाँ, एक विषय पर हो रहा है वेबिनार, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वेबिनार में रजिस्टर होने का एक लिंक दिया हुआ है। उसको जल्द से जल्द फिल कर दीजिएगा, और कहूँ तो 15 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। किसी भी हाल में इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप हिंदी विभाग पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस ई गोष्ठी में शामिल होना चाहते हैं। और साथ ही साथ इस ई गोष्ठी का विषय क्या है, जैसे ही मैं विषय बताऊंगा वैसे ही दूसरी महत्वपूर्ण सूचना जो इस वीडियो का 80% भाग होगा वह केंद्रित है। वेबिनार के साथ साथ जिस विषय पर हो रहा है वेबिनार, विषय आप जान ही चुके हैं। उसी विषय से संबंधित यदि आप रुचि रखते हैं उस विषय या उसके उप विषयों में, जो मैं आपको अभी बताऊंगा आने वाले कुछ मिनटों में, उन विषयों में यदि आप रुचि रखते हैं या आपकी इच्छा होती है तो अपने लेख या शोध आलेख भी लिखकर आप भेज सकते हैं। शोध आलेख के नियम, शोध आलेख कब तक भेजने हैं, शोध सार कब तक भेजना है, किस फॉन्ट किस साइज़ में भेजना है, वह सभी नियम आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो अच्छा लगे और तार्किक और लॉजिक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जहां भी इस वीडियो को देख रहे हों, मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हों या मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हों, वेबिनार का जो विषय है वह है, याद रखिएगा, एक काव्य लिखा गया था। थोड़ा पीछे जाते हैं लेकिन घटना मिलती जुलती है, कनेक्ट कर दूंगा मैं। उसका नाम है काव्य का साकेत, और उसके केंद्र में ना राम थे, ना सीता थी, ना लक्ष्मण थे। केंद्र में थी लक्ष्मण की धर्मपत्नी अर्धांगिनी उर्मिला। और उस उर्मिला जैसे स्त्री पात्र को एक नायक के रूप में, वीरांगना के रूप में स्थापित किया कविवर मैथिली शरण गुप्त ने। और मैथिली शरण गुप्त को इस काव्य और इस नायिका केंद्रित काव्य की प्रेरणा मिलती है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से। तो उसी प्रकार जिस प्रकार कवियों ने रामायण कालीन स्त्री पात्रों को एक तरफ कर दिया, उनका निर्वासन कर दिया, उनको इतिहास और साहित्य दोनों से लुप्त जैसा कर दिया, तो साकेत जैसी रचना आती है तो उसी क्रम या उसी विषय से प्रेरित यह वेबिनार और शोध आलेख हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। विषय है सीता निर्वासन, राम की पत्नी सीता निर्वासन, काव्य के परिप्रेक्ष्य में रामायण का पुनर्पाठ। याद रखिएगा, सीता का निर्वासन केंद्र में है, और सीता के निर्वासन के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में कहें या कहें कि रामायण या राम काव्य के परिप्रेक्ष्य में उसका पुनर्पाठ कैसे हो सकता है, इस विशेष थीम को लेकर यह वेबिनार करवाया जा रहा है, जो कि 25 अक्टूबर को है। सीता केंद्रित या कहें कि रामायण के स्त्री पात्र केंद्रित आपको हजारों रचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन उसमें क्या है
कितना सही है कितना गलत है वह मैं यहाँ नहीं बतलाने वाला। पूरी मैं सूची दे दूंगा आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगी कि सीता केंद्रित या महिला पात्र केंद्रित कितनी रचनाएं हैं, किस किस व्यक्ति ने लिखी है रचनाओं का नाम, पूरी सूची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। और अगर किसी को नहीं मिलती है, प्राप्त नहीं होती है, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पर्सनली भेज दूँगा। अब आते हैं सूचना के दूसरे विषय पर कि शोध आलेख आपको किन किन उप विषयों पर भेजने हैं। और उससे पहले कुछ नियम बता देता हूँ। शोध आलेख आपको टाइप कर कर भेजने हैं, मुंह से रिकॉर्ड करके मत भेजिएगा, और फोटो खींच कर भी मत भेजिएगा, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर कर भी मत भेजिएगा। एमएस वर्ड में टाइप करिएगा और भेज दीजिएगा, लेकिन फ़ॉन्ट को ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए किस फ़ॉन्ट में, और उस फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का साइज़ कितना होगा इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि 3 फ़ॉन्ट दिए गए हैं विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों या जिनकी भी रुचि है इनको विषयों में, उनके लिए। पहला इसमें फ़ॉन्ट है मंगल फ़ॉन्ट। मंगल फ़ॉन्ट में टाइप करके भेजिएगा और उसका फ़ॉन्ट का साइज़ 10 रखिएगा। पहला है मंगल फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का साइज़ 10 रखिएगा। दूसरा फ़ॉन्ट है यूनिकोड, उसका साइज़ टेक्स्ट का 12 रखिएगा। तीसरा फ़ॉन्ट है कृतिदेव 10, कृतिदेव 10 और फ़ॉन्ट साइज़ 14 रखिएगा। फिर से कर रहा हूँ रिपीट, मंगल का 10, यूनिकोड का 12 और तीसरा फ़ॉन्ट कृतिदेव 10 का फ़ॉन्ट साइज़ है 14। कृतिदेव 10 एक यूनिकोड है और उसमें यदि आप टाइप करते हैं तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वर्ड्स का वह 14 होना चाहिए, और 2 लाइनों के बीच में 1.5 का स्पेस होना चाहिए, लेफ़्ट में भी, राइट में भी, टॉप पे भी और बॉटम में भी। और जो भी आपका विषय है, जो भी आपकी सब हेडिंग है, उनको कोशिश करके बोल्ड करिएगा या फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा दीजिएगा या इटैलिक कर दीजिएगा या कलर कर दीजिएगा। यह है टेक्स्ट के नियम हैं। अगली चीज़, जब आप उप विषयों पर पेपर भेजेंगे तो पहले आपको शोध सार भेजना है और उसके बाद पूरा पेपर भेजना है। शोध सार आपको 200 से 250 वर्ड के बीच में भेजना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और उसको भी एमएस वर्ड में टाइप करके भेजिएगा। और उसको जो भेजना है आपको, उसकी अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2020। और जैसे कि मैंने बताया, वेबिनार को अटेंड करने की या रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि भी 15 अक्टूबर है और शोध सार भेजने की भी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगली तिथि संपूर्ण रूप से शोध पत्र भेजने की है 22 अक्टूबर 2020, यानी कि 15 अक्टूबर तक शोध सार भेजना है, 15 अक्टूबर तक वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, और जब आपका स्वीकार हो जाएगा शोध सार जिस विषय पर आपने भेजा है अपना प्रपत्र, तो संपूर्ण पेपर या कंप्लीट आर्टिकल, कंप्लीट पेपर आपको भेजना है 22 अक्टूबर 2020 तक, और शब्द सीमा है 5000 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मैं दे चुका हूं, जिस ईमेल आईडी पर आपको अपना शोध सार भेजना है और कंप्लीट पेपर भेजना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फ़ोन नंबर भी दिया है, और वह मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। एज अ फ्यूचर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होने पर, तो जिस ईमेल आईडी पर आप अपना आर्टिकल भेजेंगे और जो फ़ोन नंबर दिया है, ये 2 संपर्क सूत्र हैं भविष्य में होने वाली किसी समस्या के लिए। जो सूचनाएं मैं दे रहा हूं मेरे माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है, उसको लेकर कोई उलझन, कोई सवाल हो तो उसके सवाल जवाब आप मुझसे कर सकते हैं। अब आते हैं उप विषयों पर। उप विषय किसके? सीता निर्वासन काव्य के परिप्रेक्ष्य में रामायण का पुनर्पाठ, इस विषय पर होने वाले वेबिनार प्लस उसके समकक्ष कुछ शोध आलेख मांगे गए हैं उप विषयों पर। उन विषयों को आप सुन लीजिए और विषयों को समझाने का भी प्रयास करूंगा, इतनी मेरी क्षमताएं हैं। पहला विषय, सीता निर्वासन काव्य में सीता का चित्रण। देखिए, अब आपको यहाँ रिसर्च करना पड़ेगा कि सीता केंद्रित कौन कौन से ऐसी रचनाएं, चाहे वे काव्य हों, कविता हों, नाटक हों,
कहानी हो, उपन्यास हो, महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, जो सीता को केंद्र में रखकर लिखे गए हों या फिर सीता की उसमें भूमिका रही हो अधिक से अधिक, और उसके अंतर्गत सीता के निर्वासन यानी कि सीता का निर्वासन घर से निकाला, इसको समझिए निर्वासन। इसी निर्वासन से एक शब्द आप जोड़ लीजिए वर्तमान समय में, स्थानांतरित, जैसे हम बोलते हैं प्रवासी, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना या भेज देना, तो उसी लिए है सीता का निर्वासन काव्य में सीता का चित्रण, कि सीता का घर से निकल जाना और घर में किसी के दबाव में रहना और एक दूसरी भूमि, दूसरे प्रदेश, दूसरे समाज में रहने पर सीता के चरित्र के चित्रण में उत्थान होता है या पतन होता है, इसका वर्णन आपको करना है, लेकिन केंद्र में आपको रखना है सीता निर्वासन काव्य। काव्य यहाँ कीवर्ड है, बीजवर्ड है, इसको याद रखिएगा। और जो सूची मैंने आपको दी है वह सूची आपके बहुत काम की है, याद रखिएगा। जितने भी उपविषय आएंगे उसमें सीता केंद्रित या स्त्रीपाद केंद्रित कौन कौन सी रचनाएं हैं या उपलब्ध रचनाएं हैं, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि शोध पेपर मांगा गया है तो आपको रेफरेंसेस देने होंगे, फुटनोट देने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, संदर्भ देने होंगे। इनके अभाव में आपका वह लेख माना जाएगा, शोधालेख नहीं माना जाएगा। और भविष्य में भी कई पेपर कहीं भेजते हैं तो लेख और शोधालेख के इस बारीक अंतर को ज़रूर समझकर अपनी कलम को चलाइएगा, अपनी इंक और कागज़ को बर्बाद कीजिएगा। दूसरा विषय है विभिन्न रामायणों में सीता के चित्रण की तुलना। विभिन्न रामायणों में, अब यहाँ विभिन्न शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, याद रखिएगा। विभिन्न शब्द के दो अर्थ ऐसे हो सकते हैं, और विषय फिर से रिपीट कर देता हूँ, विभिन्न रामायणों में सीता के चित्रण की तुलना। विभिन्न से मतलब है कि भारत में लिखी गई रामायणें और भारत से बाहर अन्य मुल्कों में लिखी गई रामायणें, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष है कितनी भिन्न भिन्न भाषाओं में रामायणों का लेखन किया गया है, लिपिबद्ध किया गया है, और साथ ही साथ कितनी बोलियों में, तीसरा पक्ष इसी विषय का, कि कितनी बोलियों में रामायण को लिखा गया है या राम काव्य को लिखा गया है। रामायण का मतलब रामचरितमानस भी है जो तुलसी द्वारा लिखित है, वाल्मीकि की रामायण भी है, भावार्थ रामायण भी है, कंब रामायण भी है, चरयू रामायण भी है, पायुल चरयू भी है, जैन रामायण। तो भिन्न भिन्न भाषाओं में, और चेंगफिंग भी है, इंडोनेश भी है, थाईशुंग भी है, अलंकरण भी है। और एक और चीज़, यदि आप थाईलैंड गए हों तो थाईलैंड में रामायण का आज भी पूजन होता है, एक देवी देवता के लिए नहीं, एक सिद्ध ब्राह्मण के रूप में उसका प्रयोग होता है, उसका पूजन होता है आज के भी डेट में थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, नेपाल में, भारत के उत्तराखंड में, दिल्ली के इस सीमापुरी के एरिया में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में, दक्षिण भारत के मदुरई में, पौंडीचेरी में, मद्रास में, चेन्नई में, केरल के कासरगोड में रावण को एक राक्षस या दैत्य के रूप में नहीं, एक ब्राह्मण के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार रावण के इतने रूप हैं, उसी प्रकार सीता के भी कई रूप हैं भिन्न भिन्न रामायणों में। इसलिए जो दूसरा विषय बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप कई रामायणों का अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करेंगे कि किसी रामायण में आपको सीता का रूप एक धर्मपत्नी के रूप में मिलेगा, किसी रामायण में सीता का आपको एक विरोधी रूप मिलेगा, किसी रामायण में सीता का आपको एक राम को मार्गदर्शन देने वाला रूप मिलेगा, और किसी रामायण में आपको राम और लक्ष्मण के बीच में भ्रातृत्व के चित्रण को पुनर्जीवित करने के रूप में सीता का चित्रण मिलेगा जब आप पायु रामायण पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार जो विषय है कि विभिन्न रामायणों में सीता के चित्रण की तुलना, ये विषय बहुत बेहतरीन है और वैश्विक स्तर का विषय है, इस बात का ध्यान रखिएगा और इस बात को विशेष रूप से अपने लेखन में लिपिबद्ध कीजिएगा। तीसरा विषय है आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में रामायण के मूल्यों की प्रासंगिकता सीता के संदर्भ में। आधुनिकता आई है, मॉडर्निज्म आया है। आधुनिक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रामायण के मूल्यों की प्रासंगिकता सीता के विशेष संदर्भ में विषय कहता है कि जो आधुनिक समय है, चाहे वह आधुनिक भारत हो या आधुनिक विश्व की पूरी भूमिका रही हो, उसके अंतर्गत रामायण क्या स्थान रखती है या रामायण की कोई प्रासंगिकता है,
या नहीं है, क्षमा कीजिए, रामायण की प्रासंगिकता है या नहीं है, लेकिन ये प्रासंगिकता यदि है तो सीता के संदर्भ में क्या प्रासंगिक है रामायण, और क्या रामायण का वह पूरा घटनाक्रम, पूरी कथा वस्तु क्या आज प्रासंगिक है, और यदि प्रासंगिक है तो क्या सीता उसके केंद्र में है। इस विषय पर आपको अपना लेख लिखना है। तीसरा विषय है, चौथा विषय है नारी विमर्श के परिप्रेक्ष्य में रामायण का पुनर्पाठ। अब देखिए विषय कितना सटीक आपके लिए दिया गया है कि नारी के चित्रण के रूप में रामायण का अध्ययन किया जाए या पुरुष के चित्रण के रूप में रामायण का अध्ययन किया जाए, क्योंकि केंद्र में तो पुरुष पात्र हैं अधिकांश रामायणों में, लेकिन स्त्री पात्र के चित्रण और स्त्री पात्र के माध्यम से समाज में स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति क्या है, इसका आपको उन रामायणों में से, संवादों में से, पात्रों में से चयन करके निकालने पड़ेंगे चीज़ों को, बातों को, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। विषय यह कहता है, फिर से कहता हूँ कि नारी विमर्श के परिप्रेक्ष्य में रामायण का पुनर्पाठ। इस चीज़ को समझिए कि नारी के आज के समय को या नारी के आज की समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से, या नारी विमर्श जो आज चल रहा है, जिसे हम वुमेन्स एम्पावरमेंट के नाम से भी या सशक्तिकरण के रूप से भी जोड़ सकते हैं, उन संदर्भों में कि रामायण आज प्रासंगिक है या उसकी उपयोगिता हो सकती है, या रामायण के पात्रों के जो आदर्शात्मक आदर्श रूप हैं क्या वह आज प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं, क्या उनकी ज़रूरत है या मजबूरी है स्त्री विमर्श में रामायण के काव्य को लेकर आना, इसको आपको स्पष्ट करना। अगला विषय है सीता और पर्यावरण नारीवादिता। मुझे थोड़ा अटपटा लगा ये विषय, लेकिन फिर भी समझाने का, क्योंकि इस विषय की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि सीता, पर्यावरण, नारीवादिता, पहली बार सुन रहा हूँ नारीवादिता और पर्यावरण और सीता। इतना ज़रूर है कि पर्यावरण, भूगोल, प्रकृति हर समय, हर काल, हर देश में रहती है, तो सीता और पर्यावरण तो समझ में आता है, लेकिन सीता, पर्यावरण, नारीवाद, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जितना मैं समझा हूँ कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए या पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सीता या उस समय के नारी पात्र किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार की नीतियां, किस प्रकार के कार्य किया करते थे, या कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी व्यवस्था थी जो स्त्री के माध्यम से उस समय समाज में चल रही थी। जैसे कि हम इतिहास से एक उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं, चिपको आंदोलन या फिर प्रकृति की आराधना सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जाती थी लोगों के द्वारा। चिपको आंदोलन में भी पेड़ पौधों की पूजा अर्चना की जाती थी कि पेड़ पौधे जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनका जीवन मानव के लिए आवश्यक है, और यही हमको कल्चर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता था। तो क्या ऐसा ही कोई कल्चर उस समय के काल में नारियों के माध्यम से होता था या नहीं होता था, ऐसा कुछ कार्य, इसको लेकर शायद विषय यह डिमांड करता है। अगला विषय है सीता एवं गांधीवाद। इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये विषय ही मुझे थोड़ा अधूरा लगता है। विषय ठीक है, अधूरा इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण, ये दो चीज़ सुनिएगा, आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण गांधी ने कस्तूरबा से सीखा और अपनी माता पुतलीबाई से सीखा, लेकिन कस्तूरबा और पुतलीबाई दोनों ने आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण सीता से सीखा। तो यदि सीता से पुतलीबाई, पुतलीबाई से कस्तूरबा, कस्तूरबा और पुतलीबाई से सीखा गांधी ने, तो इस विषय को समझिए कि गांधी में आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम कहाँ से आया, कैसे आया। क्योंकि जब ये कहा जाता है उस महात्मा रूपी गांधी के विषय में कि गांधी पर राम काव्य का और श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और किसका कितना प्रभाव पड़ा है, उस विषय को स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से शायद इस विषय को यहाँ दिया गया है आप लोगों के समक्ष, सीता एवं गांधीवाद। अगला विषय है सीता और महिला सशक्तिकरण, और उसके बाद का विषय है सीता के 2 निर्वासनों की आलोचकीय दृष्टि। अगला विषय है वर्तमान युग में सीता की महत्ता, और फिर है सीता का साधारणीकरण उचित या
अनुचित, सीता के मिथकों की सार्थकता। अंतिम 5 विषय मैंने पढ़ दिए आपको। अब मैं विषय को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। एक विषय है इसमें सीता के 2 निर्वासनों पर आलोचकीय दृष्टि। 2 निर्वासन हुए थे। एक, जब रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया गया था पहला, और दूसरा राम के राजा बनने के बाद किसी प्रजा के किसी व्यक्ति के द्वारा सीता पर आरोप लगाया जाता है, उस स्थिति में राम के द्वारा सीता को त्याग देना। यानी कि 2 स्थिति में सीता अपने परिवार, पति और अपने बंधु बांधवों से अलग हो जाती है। कारण कई रहते हैं, तो इन दोनों ही परिस्थितियों का सीता का चित्रण करना है आपको आलोचनात्मक दृष्टि से। और जैसा कि शब्द है आलोचनात्मक दृष्टि है, तो आपको आलोचना नहीं करनी है। याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए दोनों बातों को। आलोचना नहीं करनी है, आलोचनात्मक दृष्टि व्यक्त करनी है। और ये आलोचनात्मक दृष्टि पक्ष और विपक्ष के मध्य चलती है, और ये मध्य ही मध्यम मार्ग है। और इसी मध्यम मार्ग के बीच की कश्मकश में डोलती है, झूलती है रावण की पत्नी भी, राम की पत्नी भी, और लक्ष्मण की पत्नी भी, भरत की पत्नी भी, बाली की पत्नी भी। इसीलिए कभी भविष्य में इस पर वीडियो अलग से बनाऊंगा कि रामायण और कृष्ण काव्य में स्त्री पात्रों को लेकर। तो आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे सीता के उन 2 निर्वासनों पे, कि जो अशोक वाटिका में राम सीता रहती है और जो वाल्मीकि आश्रम में सीता रहती है। दोनों ही स्थितियों में सीता की मानसिक और सामाजिक स्थिति क्या है और उसका धार्मिक कर्तव्य क्या है, इसको आप लिपिबद्ध कीजिएगा। और दोनों ही परिस्थितियों के साथ साथ स्थान का, वहाँ के समाज का और वहाँ की राजकीय व्यवस्थाओं के आलोक में अपने चित्रण को लिपिबद्ध करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। एक विषय जैसा कि मैंने बताया, सीता का साधारणीकरण उचित या अनुचित, यानी कि सीता को हम ऐवे ही समझ लेते हैं कि पत्नी है, पात्र है, लेना जरूरी है। उर्मिला ने जिद नहीं कही, लक्ष्मण लेकर नहीं गए वनवास पे, सीता ने जिद की, राम मान गए, लेकर गए। लेकिन यही इस चीज़ को कह देना कि एक ने जिद की और एक ने, दूसरी ने भी जिद की, एक को माना गया एक को नहीं माना गया, यही फर्क है कि किससे कहा, किस प्रकार से कहा और किस लिए कहा। किससे कहा, किस प्रकार से कहा, किस लिए कहा, और एक चीज़ इसका उद्देश्य क्या था कहने का, कि यदि सीता जाती नहीं, हरण होता नहीं, रावण वध होता नहीं, केकई का जो वरदान कह लीजिए, शाप कह लीजिए, प्रतिज्ञा कह लीजिए, वह पूर्ण होती नहीं, और सीता के अभाव में राम अपना जीवन व्यतीत करते नहीं, ऋषि नारद का शाप पूरा होता नहीं। कई कथाएं इस विषय में जुड़ी हुई हैं जिनका जिक्र मैंने 2 लाइनों में कर दिया। तो सीता का साधारणीकरण एक रानी के रूप में करना है आपको, एक पत्नी के रूप में करना है आपको, वनवास के दौरान की सीता का आपको जिक्र करना है, या लंका के अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता का वर्णन करना है, अयोध्या की सीता का वर्णन करना है, या वाल्मीकि आश्रम में सीता का जब दूसरा निर्वासन होता है उस सीता का वर्णन करना है। साधारणीकरण रूप को इससे समझिए कि सीता के कई रूप हैं आपके समक्ष, और आपको किस रूप को चित्रण करना है अपनी लिपि के, अपने कलम के माध्यम से, ये आपको तय करना है। और यह बताना है आपको कि आप यह चित्रण क्यों कर रहे हैं और इस प्रकार का चित्रण ही क्यों कर रहे हैं, और ये चित्रण करना कितना आपके लिए, कितना पढ़ने वालों के लिए, कितना सुनने वालों के लिए, और कभी भविष्य में यदि आपका यह लेख पब्लिश होता है, ये विचार कहीं जाते हैं समाज में, तो उनके लिए मेरे द्वारा किया गया यह चित्रण कितना उचित और अनुचित है, यह आपको स्पष्ट करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और विषय मैंने बताया था आपको, सीता के मिथकों की सार्थकता। छोटा भाई लेकर आया है इसको, अच्छा है ना। सीता के मिथकों की सार्थकता, 2 से 5 मिनट और लूँगा, 2 से 3 मिनट और लूँगा, क्षमा कीजिए। सीता के मिथकों की सार्थकता। मिथक यह मैथोलॉजी से नहीं है, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 4 से 5 वर्ष पहले एक पाठ लगाया गया था हिस्ट्री विभाग में, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, जब मैं दिल्ली में रहा करता था। अभी मैं दिल्ली आता जाता हूँ, रहता कम हूँ, कि 300 रामायण, उसके अंदर एक कथा आती है, एक प्रसंग आता है कि सीता रावण की पत्नी थी और सीता रावण की बेटी थी,
और अपनी बेटी को प्राप्त करने के लिए रावण का राम से युद्ध होता है। ये एक एग्जाम्पल है। आप एक भाषा है लाहौली, लाहौली भाषा है भारत में, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। थोड़ा काम आप करिए देखने के लिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए कि लाहौली कहाँ की भाषा है, वहाँ रामायण लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि सीता रावण की बेटी थी। आप थाई भाषा में लिखी हुई थाईश रामायण को पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि रावण की नाभि से सीता का जन्म होता है, ये उसमें लिखा गया है। वाल्मीकि और तुलसी रामायण को वाल्मीकि के रामायण और तुलसी की मानस को पढ़िए, दोनों में सीता के जन्म की एक ही घटना है कि खेत में एक गमला कह लीजिए, घड़ा कह लीजिए, बक्सा कह लीजिए, ताबूत कह लीजिए, उसमें सीता दबी हुई थी, राजा जनक को मिलती है जब वह खेत में हल चलाते हैं, जब उनके राज्य में सूखा पड़ा होता है, ये घटना मिलती है। सीता रावण के द्वारा किसी स्त्री के शील हरण के उपरांत, एक गलत शब्द है नाजायज संतान थी, ऐसा कहा जाता है, यह भी आपको मिथक मिलेगा। तो वह रावण की बेटी थी, रावण ने उसको त्याग दिया था कि विवाह से पूर्व की संतान थी, ये भी मिथक मिलता है। तो ऐसे ही कई मिथक समाज में प्रचलित हैं सीता के जन्म और सीता के मृत्यु को लेकर, और सीता के माता पिता को लेकर, उनके भाई बहन को लेकर, परिवार को लेकर। तो ऐसे कौन से मिथक हैं समाज में, उन सीता केंद्रित काव्य में, उसको आपको पकड़ना है, कैप्चर करना है, और वह कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उसको बताना है और उनकी सार्थकता को स्पष्ट करना है आपको। विषय यह कहते हैं। विषय लगभग जो मैंने आपको बताए 10 हो चुके हैं। एक और विषय था इसमें, सीता और महिला सशक्तिकरण, जो कि अंतिम विषय है। बल्कि इस वीडियो में मैंने आपको पूर्व की सारी सूचनाएं दे चुकी हैं। ये थोड़ा लंबा विषय था, विषयों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैं आपको विषय दे देता, ईमेल आईडी दे देता, फ़ोन नंबर दे देता, आप लिखते भेज देते, लेकिन हर कोई शोधार्थी नहीं है वीडियो को देखने वाला, हर कोई शिक्षक नहीं है वेबिनार को अटेंड करने वाला, हर कोई विद्यार्थी लड़का या लड़की एमए, बीए या पीएचडी वाला नहीं है जो इतने गंभीर विषय को एक वैश्विक दृष्टि से, आलोचनात्मक दृष्टि से समझ सके। इसीलिए मैं यह मान के चलता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और आपके द्वारा देखा गया मेरा वीडियो एक हर वर्ग का व्यक्ति देखता है। वह 10वीं क्लास का भी हो सकता है, 12वीं का हो सकता है, बीए का हो सकता है, एमए, एमफिल, पीएचडी, और वह हिंदी से इतर भी किसी फील्ड का हो सकता है, कॉमर्स का, साइंस का, बायो का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का। जैसे हमारे थे मुक्तिबोध, आगे हिंदी से दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन हिंदी आलोचना में जो उनका स्थान है शायद ही कोई ले पाएगा। उसी में से एक नाम हरिवंश राय बच्चन का भी है, खुशवंत सिंह भी उनमें से एक है, और रामशंकर विद्रोही भी उसमें से एक है। कि ये लोग हिंदी से मूल रूप से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन हिंदी के प्रति रुचि थी। इसीलिए मैं सभी विषयों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ अपनी समझ और अपने छोटे से ज्ञान के आधार पे। इसीलिए मैं, क्योंकि किसी को विषय तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन विषय को समझना, विषय में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वह बताने का मोटा मोटा प्रयास करता हूँ। पुनः आता हूँ अंतिम विषय पर, सीता और महिला सशक्तिकरण। महिलाओं का पतन कैसे रोकना है और महिलाओं को समाज में ऊंचे कैसे उठाना है, महिलाओं को मजबूत कैसे करना है, मजबूरी से अलग कैसे रखना है, महिला को ना ही बला बनाना है किसी के लिए, ना ही अबला बनाना है किसी के लिए, ना ही किसी को मजबूर बनाना है। महिला को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, आर्थिक रूप से सबल बनाना है, और समाज को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी महिला ही दे सकती है, और समाज को मानसिक रूप से मजबूती भी महिलाएं ही दे सकती हैं। और समाज को मानसिक रूप से मजबूती देने की बात मैंने कोट की है, यह बात की है स्वामी विवेकानंद ने, जगदीश चंद्र बसु ने, और भगवान महात्मा बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने, कि मानसिक मजबूती, आर्थिक मजबूती गांधी का शब्द है, और धार्मिक से ज़्यादा राजनैतिक मजबूती महिलाओं की, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का कोट है। तो महिला के इन सभी पक्षों को लेकर आज के समय में महिला सशक्तिकरण, वह भी आपको महिला सीता के रूप में चाहिए, महिला आपको मंदोदरी, सुलोचना, केकई, कौशल्या, मंथरा, मांडवी भरत की पत्नी थी, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी,
किस रूप में महिला चाहिए, और यदि आपको इन रूपों में महिला चाहिए तो महिला को आप क्या अधिकार और क्या कर्तव्य देना चाहते हैं इस आधुनिक वैश्विक दुनिया में जो पूंजीवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति के रूप में जी रही है, पनप रही है, फैल रही है। वहाँ आप उस परिस्थिति में महिला सशक्तिकरण को क्या समझते हैं और कैसे आप महिला सशक्तिकरण के आलोक में या संदर्भ में महिला रूपी सीता को रखते हैं, इस विषय पर आपको लिखना है। सभी विषयों को अपनी समझ के अनुसार 10 से 15 मिनट में समझाने का प्रयास किया, और मैं जानता था वीडियो लंबा होगा, इसीलिए मैंने अपील की थी कि वीडियो लंबा होगा, धैर्य रहो तभी देखिएगा। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम है, और कोई टीका टिप्पणी है तो ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको 1% भी, एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपको आपका समय बर्बाद लगा है और आप लाइक कर चुके हैं तो इसको डिसलाइक कर दीजिए और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा और दोबारा चैनल पर मत आइएगा, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। समय बहुत ज़्यादा कीमती है, इस कोरोना ने हमको बता दिया है। इसलिए आलतू फालतू के वीडियो, मेरे जैसे बकवास वीडियो यूट्यूबर्स को सुनना आपके लिए भी ठीक नहीं है। जिस किसी भी यूट्यूबर को आप सुनते हैं, किसी भी वक्ता को आप सुनते हैं, किसी भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आपकी एक समझ है, अपनी समझ के अनुसार आप विषय का, वक्ता का और किताबों का चयन करते हैं। आपकी समझ के जो अकॉर्डिंग होता है, जो अनुकूल होता है, आप उसको फॉलो करते हैं, भविष्य में याद रखते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। तो उसी प्रकार मेरे वीडियो, मेरी सूचना, मेरे समझाने का तरीका है। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक। यदि मेरे को तारीफ़ सुनने का शौक़ है तो उससे ज़्यादा मुझे खामियां सुनने का शौक़ है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वेबिनार में हो शामिल 15 अक्टूबर तक अपना शोध सार भेज दें, 15 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर तक संपूर्ण पेपर भेज दें। किस फॉन्ट में भेजना है, कैसे भेजना है, कब तक भेजना है, सब मैंने बता दिया। उसके बावजूद कोई सवाल, कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मानसिक रूप से मजबूत रहें। और पुनः आपने देखा इस लंबे वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, सलाम।